नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर के आए हैं फिजिक्स में लाइट चैप्टर से 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में भी हम 25 क्वेश्चंस लेकर के आए थे। तो चलिए देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आकाश किस कारण से नीला होता है? आकाश का जो रंग है वो नीला किस कारण से होता है? कोई घटना घटती होगी। सूर्य के प्रकाश का परावर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन के कारण, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंग का परिकीर्णन। देखिए, जब सन से लाइट आता है, ठीक, तो माध्यम से गुजरना पड़ता है, इसमें कण होते हैं। इसमें क्या होता है कि धरती पे आने से पहले ये लाइट के जो कम वेवलेंथ वाले कलर होते हैं वो परिकिरणित हो जाते हैं, यानी पार्टिकल पे पड़ करके छितरा जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा वेवलेंथ वाले आगे निकल जाते हैं। तो ज़्यादा वेवलेंथ रेड का होता है, और जो का ज़्यादा वेवलेंथ होता है वो नीचे आ जाएगा धीरे धीरे, और छितराएगा कौन? जिसका कम वेवलेंथ होता है, यानी कि बैगनी कलर का नीला जो है वो छितरा जाता है ऊपर में ही। इस चलते आकाश नीला दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का परिकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकाश का परिकीर्णन कहीं कहीं भी शॉर्ट में दिया हुआ रहता है, ऑप्शन में प्रकाश का परिकीर्णन, तो भी सही मार सकते हैं। दूसरा देखते हैं, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को देखिए, अंतरिक्ष में होता क्या है कि वायुमंडल नहीं होता है। अगर वायुमंडल होता तो परिकीर्णन वहाँ भी होता, वायुमंडल होता तो धूलकण होते, तो कण पे जब प्रकाश पड़ती तो परिकीर्णन हो जाता, तो फिर तो नीला ही दिखाई देता। लेकिन वायुमंडल वहाँ नहीं होता है, इसलिए नीला नहीं दिखाई देगा, लाल भी नहीं दिखाई देगा, बैंगनी भी नहीं दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। जो सूर्य के प्रकाश में जो कलर होते हैं वो तो दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो वायुमंडल है ही नहीं, तो लाइट तो वहाँ रुकेंगे ही नहीं। काला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन होगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। नीला रंग क्या करना है? परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन अभी तो होता है। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष बनने का कारण होता होगा ना। तो जैसे हम लोग ये कहते हैं कि एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट जब गुजरता है, ये 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। कितने कलरों में? 7 कलरों में विभक्त हो जाता है। ये जो 7 कलर होते हैं, ठीक है ना, ऊपर में वायलेट होता है, नीचे में रेड होता है, ऐसा ही ना? नहीं, ऊपर में बी की ओर ऊपर में रेड होता है, नीचे में वायलेट, यानी रेड का डेविएशन कम होता है, वायलेट का ज़्यादा होता है, इस तरह से होता है। तो इसमें क्या था, किस कारण से बनता है? कारण क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है कारण, परिकीर्णन व अपवर्तन है, विवर्तन व अपवर्तन है, या अपवर्तन व परावर्तन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसी के कारण 7 कलर का एक पट्टी बनता है, जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, है ना। अब यही चीज़ें आसमान में बनते हैं, इंद्रधनुष जिसको कहते हैं हम लोग। ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? इंद्रधनुष की रचना किससे होती है? ठीक है, आसमान में इंद्रधनुष की रचना कैसे होती है ना? जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, जल की बूंदों में सूर्य के प्रकाश के विसरण से, या जल की बूंदों के आयनन से, या जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, और डी है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। देखिए, अवशोषण हो गया, विसरण है, परावर्तन है, आयनन है, सब में जल की बूंद की बात कह रहा है। तो देखिए, जल की बूंद, जब सूर्य के प्रकाश जल के बूंदों पे पड़ते, ढेर सारा संख्य जल के बूंदे रहते हैं आसमान में, है ना। और जब सब मिल करके प्रिज्म जैसा बिहेव करने लगते हैं, है ना। और प्रिज्म में जैसा बिहेव करते हैं तो यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट हो जाता है, यानी इसमें अपवर्तन भी होगा और परावर्तन, दोनों चीज़ें होगा। यानी जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से ही इंद्रधनुष की रचना होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इंद्रधनुष में होता है, इंद्रधनुष में होता है, गलत कथन का चयन करना, गलत कथन का चयन करना इसमें। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग का रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर इसका सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश, या पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि
गलत कथन का चयन करना है। एक बात बताइए कि पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, पृथ्वी की ओर अंदर के रूप में तो नहीं, अंदर के रूप में नहीं। अब पृथ्वी की ओर फर्स्ट में पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश, पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, आकाश की ओर इसका सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश बाह्य रंग के रूप में होता है। सही बात है, यानी सबसे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसके अनुसार गलत है। इंद्रधनुष में ए नहीं होता है। गलत कथन का चयन करना था तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? संक्रमण आयन, ट्रांजिशन आयन किसको जो है किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेता है? किसमें? पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषित कर लेता है, या सूक्ष्म तरंग में, या देखने का क्षेत्र में, या अवरक्त क्षेत्र में? तो विजिबल लाइट जो होता है, देखने का क्षेत्र जो होता है, देखने के क्षेत्र में संक्रमण आयन जो है प्रकाश को अपनी ओर अवशोषित कर लेता है, अपने में अवशोषित कर लेता है, देखने का क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया सवाल है। 8 नंबर देखिए, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तु को देखना है, पार्थिव दूरदर्शक, खगोलीय दूरदर्शक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, आवर्धक लेंस। देखिए, ये जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप होता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, ये जो है दूर के वस्तुओं को देखने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए होता है। देखिए इसमें इसमें जो है पृथ्वी पर जो भी स्थित दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग पार्थिव दूरदर्शी यानी टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है दूरदर्शी वस्तुओं का सीधा जो प्रतिबिंब है उत्पन्न करना पड़ता है, और उसके लिए एक अतिरिक्त उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली का उपयोग होता है। उत्तल लेंस या प्रिज्म प्रणाली या प्रिज्म प्रणाली का इस्तेमाल होता है पार्थिव दूरदर्शक में। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है? अलग अलग अगर हमको करना है श्वेत प्रकाश को, और अभी तो जस्ट बनाए थे प्रिज्म, इसमें श्वेत व्हाइट लाइट पास होगा यहाँ से, है ना, और व्हाइट लाइट तो 7 कलर में थे, प्रिज्म से 7 कलर में विभक्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 नंबर देखिए, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश का परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का, दूरबीन का, स्पेक्ट्रोमीटर का, या फोटोमीटर का? देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब होता है 7 कलर बनता है, ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब होता है तो 7 कलर बनता है जी। अब ये 7 कलर जो बनता है, इस 7 कलर को देखना है एक पट्टी के रूप पर, है ना, तो देखने के लिए हम लोग किस उपकरण का इस्तेमाल करते हैं? तो स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा, ये ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। 11, तरंगताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण? देखिए, एक पहले घटना समझिए। अगर एक बाल्टी है, इस बाल्टी में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, तो इसमें अगर हम सिक्का रख दें, ठीक है, सिक्का अगर हम यहाँ पे रख दें, तो ये सिक्का ऊपर से अगर हम देखें, यहाँ से आँख से देखेंगे हम, पता चलेगा कि ये सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिक्का दिखाई दे रहा है ना। किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सेम उसी तरह से हम अगर पानी के टंकी को ऊपर से झाँक करके देखेंगे प्रकाश में, तो लगेगा कि गहराई कम है, गहरा कम नजर आएगा। उसी तरंग ताल है ना, तालाब जैसा तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? कारण है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, आंसर आपका होगा अपवर्तन, ये ध्यान दीजिएगा, अपवर्तन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। ऐसे अपवर्तन की बहुत घटनाएं हैं। छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, है ना, छड़ी जो है पानी में अगर है और आप बाहर से देख रहे हैं तो मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? अपवर्तन के कारण। तो बहुत सारे अपवर्तन की घटनाएं हैं प्रकाश की। 12 नंबर, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ताप बजट होता क्या है? देखिए, सूर्य से जब प्रकाश चलती है, मतलब वहाँ से जो विकिरण चलता है ना, इसमें ऊर्जा तो होता ही है। अब वो जो ऊर्जा है वो कैसे कैसे बढ़ता है, वही समझना है। ऊर्जा तो बटेगा ना, सब ऊर्जा को थोड़े ना पृथ्वी के पास आ जाएगी, नहीं आएगी सब ऊर्जा। तो क्या होता है कि ऊर्जा वो बढ़ता है,
अब कैसे बढ़ता है वो समझिएगा। ताप बजट का संबंध जो है एक पृथ्वी पर आने वाली जो भी सौर विकिरण है उससे है। पृथ्वी पर सूर्य से जो आपतित होता है, मतलब जो भी सूर्य से आता है, इंसिडेंट होता है ना, आउट गोइंग वहाँ से होता है, हम लोग के पास पहुँचता है, तो वहाँ विकिरण का संतुलन बनाने के लिए कई भागों में ऊर्जा का वितरण हो जाता है, जिसको हम हीट बजट कहते हैं। जो ऊष्मा आती है उसका वितरण हो जाता है संतुलन बनाने के लिए, उसको हम हीट बजट कहते हैं, हीट बजट यानी ताप बजट कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण का जो मतलब जो भी आएगा वो 29% हिस्सा, 29% हिस्सा जो है वायुमंडल उसको क्या कर लेती है, पुनः अंतरिक्ष में वापस कर देती है। 29% जो है वो वायुमंडल उसको ऊपर ही भेज देती है कि आप वापस चले जाओ वायुमंडल के द्वारा 29%। अब जो बचेगा 71%, उसमें से 71% बचेगा, उसमें से 23% हिस्सा जो है वायुमंडल में, जैसे धूल हो गया, धुआं हो गया, जलवाष्प हो गया, ओजोन हो गया, ये सब द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। यानी जलवाष्प हो गया, है ना, ओजोन हो गया, ये सब के द्वारा, कण हो गया, ये सब के द्वारा 23% हिस्सा ऑब्जर्व हो जाता है। अब जो शेष बचेंगे लगभग 48% ये बचेंगे, ये सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर अवशोषित हो जाते हैं। यानी चला 100%, टोटल 100% में हमें कितना पृथ्वी पे अर्थ के पास आया, तो 48%। तो ये जो आप देख रहे हैं कैसे बंटवारा हो ऊष्मा का, इसी को हीट बजट कहा जाता है जी। क्या कहा जाता है? हीट बजट। तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है, यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है, यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है, यह ताप की वह मात्रा जो पृथ्वी से सूर्य को ग्रहण करती है। देखिए, आगत विकिरण और निर्गत विकिरण कितना आ रहा है और कितना मतलब निर्गत हो रहा है, इसका हम संतुलन बनाने के लिए, है ना, ताप बजट का इस्तेमाल, ताप बजट कहते हैं। तो आगत विकिरण निर्गत विकिरण का संतुलन, यही है आपका ताप बजट। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए 13। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखे होंगे कि लाल दिखाई देता है, प्रकाश का परिक्षेपण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, किसके कारण ऐसा होता है? 13 नंबर क्वेश्चन का। देखिए, प्रकाश के परिकिरण के कारण, प्रकाश के परिकिरण के कारण आप देखेंगे सुबह में थोड़ा सा लाल दिखाई देगा और लास्ट में भी आपका लाल दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर आप मार सकते हैं, प्रकाश के किरण के कारण। नेक्स्ट देखिए 14 नंबर, ये क्या कहते हैं? निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? जब वायुमंडलीय अपवर्तन होता है तो कौन सी घटना नहीं होता है, मतलब नहीं है, यहाँ ध्यान देना, नहीं पे कौन सी घटना नहीं है? सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, या रात में तारों के टिमटिमाहट, या सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, या सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना। अब बताइए इसमें कौन ऑप्शन होगा? देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो, क्योंकि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना ये वायुमंडलीय अपवर्तन से इसको लेना देना नहीं है, वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, ये बोल रहा है। परिणाम नहीं है, कौन सी घटनाएं हैं जो वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा नहीं घटता है? तारों का टिमटिमाना भी होता है, सूर्य के आकाश में अपनी वास्तविक गहराई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना भी होता है, सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए 15 नंबर देखते हैं। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत, ये तो गजब हो सकता है, कुछ लोग जो है पहली बार सुन रहे हैं। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? किसके पीछे का सिद्धांत है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, दूरबीन, सिनेमा, पारदर्शी कैमरा। देखिए, सिनेमा जैसे कि चलचित्र हो गया, ये सब होता है कि लाइट चला गया, नहीं लाइट जो है अगर ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, रेटिना पे पड़ रहा है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से होगा, तो वहाँ से जब कुछ लाइट वापस जाने के बाद कुछ देर तक भी चल मतलब कि इमेज बना रहता है, इसको हम अस्थायित्व का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायित्व। जैसे मस्तिष्क द्वारा जब रेटिना पर पड़ने वाला जो प्रकाश है, मस्तिष्क द्वारा रेटिना पर पड़ने वाला प्रकाश की जो संवेदना है ना, प्रकाश स्रोत के हटने के बाद भी कुछ देर तक बना रहता है, जिसको हम अस्थायित्व का सिद्धांत कहते हैं। यदि किसी क्रिया के विभिन्न
अगर पहलुओं को देखें तो चित्र के क्रम में अगर हम तैयार कर दें तो उन्हें एक बहुत द्रुत क्रम में देखा जाता है, तो आंखों को चित्रों को जोड़ते हुए नजर आता है, लगता है कि वो चित्र अभी है ही, जिसके कारण से है ना हम लोग जो है से उसको कुछ देर तक भी देख लेते हैं। तो ये एक तरह से कल्पना है, एक रियल तो नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी हम लोग कुछ देर तक ऐसा आभास होता है ना। तो ऐसे चीज़ें जो है जैसा खासकर टेलीविजन में, सिनेमा हॉलों में, ये सब में, चलचित्र में यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिनेमा। 16 देखिए क्या कहता है, मरीचिका एक उदाहरण है। मृग मरीचिका का नाम सुने होंगे, गर्मी के दिनों में जब जाइएगा या रेगिस्तान वगैरह में, तो वहाँ आपको चमकता हुआ दिखाई देगा, लगेगा कि वहाँ वाटर, लेकिन जाइएगा तो वहाँ वाटर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो किसका उदाहरण है, केवल प्रकाश के अपवर्तन का, केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, केवल प्रकाश के परिक्षेपण का, किसका उदाहरण है? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन। पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, दोनों के कारण। इस प्रकाश के पूर्णांतिक परावर्तन से खीरे का चमकना भी होता है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन और पूर्णांतिक परावर्तन दोनों की घटनाएं होती है मरीचिका में। नहीं, 17 नंबर, सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? लेकिन इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। 1930 में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। तो किसके लिए मिला था? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के लिए, प्रकाश विक्षेपण के लिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए, प्रकाश परिक्षेपण के लिए। तो देखिए, प्रकाश प्रकीर्णन के लिए इनको मिला था। प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के लिए सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, वाहनों के अग्रदीपों, हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? हेडलाइटों में समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलैंगिक दर्पण। देखिए इसमें परवलय में एक और चीज़ इसमें होना चाहिए था, परवलैंगिक अवतल दर्पण। अवतल दर्पण तो होता है लेकिन वो परवलयाकार होता है। अवतल दर्पण होता है लेकिन परवलयाकार होता है। परवलय भी दे दिया है, अवतल भी दे दिया है, तो बी और डी तो मार नहीं सकते, तो परवलय अवतल सही होता है ऑप्शन में। अगर नहीं परवलय रहता तो अवतल केवल मार देते, या अवतल नहीं होता तो परवलय मार, लेकिन परवलय भी होना चाहिए और अवतल भी, मतलब कि परवलयाकार अवतल होना चाहिए। अवतल दर्पण होता है लेकिन उसका जो आकार है वो परवलय के आकार का होता है, इस तरह से होता है, परवलय के आकार का अवतल। ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, हम लोग अवतल देते हैं। परवलय अवतल इसमें ऐड कर दीजिए। केवल अवतल रहता, परवलय नहीं रहता तो फिर अवतल चलता है। 19 नंबर, वाहन चालन हेतु पक्ष दृश्य दर्पण होता है। पक्ष दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण यूज करते हैं? साधारण दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, प्रतिलोमी, कौन सा दर्पण हम लोग यूज करते हैं? तो सीधी सी बात है, पीछे की वस्तु को अगर हमें देखना है तो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करेंगे? तो आप लोग भी जानते होंगे कि कौन सा दर्पण पीछे की देखने के लिए यूज होता है ना। पीछे को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल, पीछे को देखने को पक्ष दृश्य दर्पण कौन सा होता है? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्या कहता है? 20 देखिए, दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपने सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देता है। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? देखिए, मतलब हेड हो गया, सिर हो गया और शरीर हो गया, दोनों तो वास्तविक आकार से छोटा दिखाई दे रहा है, लेकिन टांग जो है वो वास्तविक आकार की दिखाई दी, मतलब जितना बड़ा है उतने, मतलब ये हेड हो गया, ठीक, यहाँ पे शरीर हो गया। अब यहाँ पे जो टांगे हो गए, ये टांगे टांगे वास्तविक आकार के दिखाई दे रहे हैं। किस तरह का उस दर्पण में, वो जो दर्पण है वो कैसा है, किस तरह का बना हुआ है, मतलब कौन कौन से दर्पण है? तो देखिए, अब ये इसमें अवतल, पहला ऑप्शन है अवतल एवं समतल, अवतल एवं उत्तल, उत्तल एवं समतल, समतल समतल एवं उत्तल। 20 नंबर, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए इसमें से कौन सा होगा। देखिए, उत्तल और समतल, यानी उत्तल और समतल, आपको कौन ऑप्शन दिख रहा है? सी में, उत्तल और समतल, यानी उत्तल भी रहेगा और समतल भी रहेगा, दोनों रहेगा तभी, क्योंकि देखिए जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखाई देना है, ये तो समतल चाहिए, है ना। अब ये छोटा दिखाई देना है तो उत्तल चाहिए, यानी उत्तल भी होना चाहिए और समतल भी होना चाहिए। उत्तल समतल रहेगा तब जो है से टांगे जो है वास्तविक आकार का दिखाई देगा, सिर और शरीर जो है वो छोटा दिखाई देगा। तो ये ऑप्शन हो गया आपको उत्तल एवं समतल। आगे आइए 21,
प्रकाश का वेग है ना, ये निर्वात में समझिएगा, तो जब नहीं कुछ दिया हुआ है तो निर्वात समझना है। प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मील पर सेकेंड, 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ देखिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड प्रकाश की चाल होता है। इसको किलोमीटर में बनाइएगा तो 3 × 10⁻, जो है 5 हो जाएगा। किलोमीटर लिखिएगा तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 8 दिया है इसलिए मीटर पर सेकेंड होगा। नेक्स्ट देखिए 22, वेग x से युक्त समतल सतह पर वेग x वेग से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? देखिए जब प्रकाश x वेग से जा रहा है, ठीक है, समतल सतह पे, तो किस वेग से वो निकलेगा? सीधी सी बात, जिस वेग से जाएगा उसी वेग से निकलेगा। एक्स वेग से जा रहा है तो ऑप्शन नंबर ए, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, जिस वेग से जाएगा उसी वेग से निकलेगा परावर्तन होने के बाद। इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत देखने में लग रहा है छोटा, लेकिन बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। यहाँ एक्स की जगह पर 10 दे देगा, या कुछ भी मतलब स्पीड दे देगा, सॉरी स्पीड दे देगा, किस स्पीड से जा रहा है, पूछेगा कि वापस किस स्पीड से जाएगा, उसी स्पीड से जाएगा। 23, 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा में होता है, क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, पोलराइड होता है। तो जो भी देखने के लिए मतलब 3D फिल्म बनता है चश्मा, उसमें पोलराइड का इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ले लीजिए, पोलराइड आंसर होगा। 24 देखिए, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? सही बात, समुद्र में जो सीपी होता है वो सुनहरी दिखाई देता है। आखिर वो किस कारण से सुनहरी दिखाई देता है? अच्छी क्वेश्चन है, किस कारण से वो सुनहरी दिखाई देता है? कोई घटना घटता होगा ना। तो देखिए ऑप्शन है विवर्तन, परिक्षेपण, ध्रुवन या परावर्तन। कौन सी घटना के कारण ऐसा होता है? तो ध्रुवन के कारण से। ध्रुवन जब होगा तभी जो है से सुनहरी दिखाई देता है सीपी। तो अच्छा ये प्रॉब्लम है, ध्रुवन के कारण सीपी जो है समुद्र के सुनहरी दिखाई देती है। 25, एशिया की विशालतम परावर्तक दूरबीन कहाँ है? ये तो अच्छा क्वेश्चन है। एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन, एशिया का सबसे बड़ा परावर्ती दूरबीन कहाँ है? कोडई कनाल में, उट्टी में, कवालूर में, नैनीताल में। तो देखिए इसके लिए थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिए। एक जो है तमिलनाडु में बेनू बापू वेधशाला है, बेनू बापू वेधशाला है ना, ऑब्जर्वेटरी है, वेनू बापू वेधशाला है, वेधशाला। ये कहाँ है? वेनू बापू वेधशाला तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। ठीक, अब तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में एक जगह है वेलोर। कौन सा जगह है? वेलोर जगह है। और वेलोर जो एक जिला है, जिले के एक उसमें एक शहर है कवालूर, उसका वेलोर का एक शहर है कवालूर। इस कवालूर में स्थित है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, इस कवालूर में स्थित है एशिया की विशालतम परावर्तक दूरबीन। ठीक है, और वेधशाला का नाम क्या है? वेनू न बापू वेधशाला, वेनू बापू वेधशाला। तो ये दूरबीन जो दूरबीन वहाँ पे है, जो परावर्ती दूरबीन, उसका जो डायमीटर है यानी व्यास जो है, डायमीटर है उसका, वो डायमीटर जो है आपका 2.3 मीटर का है। सोचिए 2.3 मीटर का उसका डायमीटर है, सोचिए कितना बड़ा दूरबीन होगा। ये एशिया का पूरा है, मतलब पूरे एशिया का अगर बड़ा जो परावर्ती दूरबीन है वो इंडिया में ही है। इंडिया में कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ है? तो बेनू बापू वेधशाला में है, ठीक है ना, तमिलनाडु के वेलोर जिला में, कवालूर में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।